गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, जैसा कि हम दैनिक जागरण का जो है एडिटोरियल का हम एनालिसिस करते हैं और चीज़ों पर सही तरीके से विचार विमर्श करते हैं। तो कल एक लेडी थी, उन्होंने पूछा था कि शायद उनका नाम था लक्ष्मी देवी करके था। उन्होंने कहा था कि मैं बीएससी की छात्र हूँ और मेरा जो एम है वो एक प्रशासन संबंधी चीज़ों में, मतलब यूपीएससी के एग्ज़ाम, आईएएस पीसीएस जैसे चीज़ों में मुझे रुचि है। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं। तो जितने लोग भी हैं जो आईएएस या पीसीएस के रिगार्डिंग, यूपीएससी या पीसीएस के रिगार्डिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, मतलब अगर अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है कि दोस्तों अपना बेस मजबूत करिए। डेली आप देखिए, न्यूज़पेपर में तो सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर आपको ऑथेंटिक क्या पढ़ना है, ये सबसे जानते हैं। सबसे जो इसेंशियल, सबसे ज़रूरी जो बात है, बहुत लोग दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते ही रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं, जो प्रोमिनेंट खबरें हो, जो मुख्य खबरें हो, जैसे कि हम जो यहाँ पर आपको बताते हैं, ये एडिटोरियल ही होता है, ठीक है। तो एडिटोरियल को पढ़ें और एक एक चीज़ों को समझें कि कहना क्या चाहता है, इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो लूसेंट की बुक आती है मार्केट में, 150-200 की वो बुक आ जाएगी। उसमें एक ही बुक में लगभग जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस के रिगार्डिंग, वो सारा इंक्लूड होगा उसमें। और उसका जब आप कम से कम 15 से 20 बार अध्ययन करेंगे ना, उससे रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें आपके अंदर संचालित होने लगेंगी, ठीक है। तो आप वो करिएगा और अपनी भी जो पढ़ाई आप उसे जारी रखिएगा, ठीक। अगर यदि आपको कोई सलाह देता है कि इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ये पढ़ना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें गलत हैं। अब वो ज़माना गया, स्मार्ट तरीके से स्टडी करिए। उसके लिए मोबाइल है आपके पास, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो आप जाकर गूगल कर सकती हैं। और ये एक बात याद रखिएगा, डेली जो करंट इशूज़ चल रहे हैं, जो आजकल भी चल रहे हैं, जो कोरोना को लेकर है, चाहे इसके पहले सीए, एनआरसी, एनपीआर रहा हो, इन सारे मुद्दों पर आपकी पकड़ एक प्रशासक की तरह होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप बायज़ ना हो, पक्षपात ना हो, सही गलत की चीज़ों को, जैसे कोई मान लीजिए किसी प्रकार का कोई कार्य है, पॉलिसी है, तो आपको क्या करना है, उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना है। आपको दोनों पक्ष रखना है कि इसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट में और निगेटिव इम्पैक्ट में, ठीक है। ये आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया, लूसेंट की बुक आप मंगा लें, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, उसके साथ साथ आप रीडिंग करिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए लिखा, कर्तव्यों के निर्वहन से ही अधिकारों की प्राप्ति होती है। एक चीज़ आपने सुना होगा, जो करता है ना उसी को दुनिया बोलती है, और जो कुछ नहीं करता है ना उसे कुछ बोलता भी कोई नहीं है। गलतियाँ भी वही करता है जो कुछ करता है। जब तुम कुछ करोगे नहीं तो गलतियाँ क्या करोगे। यहाँ है सीधे सीधे दोस्तों, जो आपको कर्तव्य दिया गया, जो आपका कर्तव्य है उसको आप करते रहिए, उसके बाद जो आपके अधिकारों की प्राप्ति हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप जैसे यूपीएससी क्या कहता है कि कम से कम 8 घंटे आप डेली अध्ययन करें, ठीक है। तो जब डेली आप 8 घंटे अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। फिर आपका जो गोल होगा, जो भी अधिकारी प्रशासक जो भी बनने का, वो आप बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए, आज के परिवेश में जो सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है, तमाम तरह के ऊपर जिस तरह से करप्शन का तमगा लगा दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे अधिकारी मिलेंगे, पुलिस आला अफसर मिलेंगे जो तमाम तरह के दागी हैं, और उनके ऊपर तमाम तरह की जांच भी बैठाई जा चुकी है। चाहे बी कला सस्कला करके कोई था, बी चंद्रकला, ठीक है, ये आप बहुत पहले बुलंदशहर साइड ये तैनाती थी इनकी, तो उनके ऊपर भी जांच बैठाया गया था जैसे योगी सरकार आई। तो ऐसे तमाम तरह के आईएएस ऑफिसर थे जो समाज के सामने तो उनका चेहरा बहुत ही साफ़ सुथरा है, पर जब दोस्तों उनकी तह में जाएंगे तो तमाम तरह के इलीगल एक्टिविटी से जुड़े हुए कार्य मिलते हैं। तो उसे कैसे सुधारा जाए, ठीक है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे।
तो इसे लिखा डॉक्टर A.Q. वर्मा ने। यहाँ पर देखिए लिखा है, प्राचीन काल से ही मान्यता रही है कि प्रत्येक बुराई के पीछे कुछ अच्छाई भी होती है। ये याद रखिएगा। जैसे आज कोरोना संकट आई है ना, तो कोरोना का देखिए मानव जाति के लिए बहुत खतरे का विषय है। ठीक है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, मानव जाति विलुप्त हो सकती है यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, इसकी रोकथाम के लिए किसी प्रकार की वैक्सीन नहीं बनाई गई। पर दोस्तों इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो नेचर है, जो पर्यावरण, वो खिलखिला उठी है। मतलब 30-40 साल 50 साल पहले जो स्वच्छता, जो सुंदरता थी प्रकृति की, वो हासिल वो कर ली है। तो सोचिए मानवीय हस्तक्षेप कितना बड़ा था हमारे यहाँ। ठीक, और हर एक संकट से समाज और सशक्त होकर निकलता है। कोरोना संकट ने दुनिया में त्राही त्राही मचा रखी है। सभी देशों की सरकारें उससे लड़ने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के सुझावों को लोगों ने जिस तरह स्वेच्छा से स्वीकार किया, वह न केवल प्रधानमंत्री की जन स्वीकार्यता और विश्वसनीयता दर्शाता है, वरना जनता की विवेकशीलता को भी इंगित करता है। हाँ, तो दोस्तों हमारे देश के यशस्वी और गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरह आह्वान किया गया देशवासियों से कि आप अपना पूरा सहयोग और समर्थन दें, लॉकडाउन को विफल न होने दें, पूर्णबंदी का समर्थन करें। और लोगों ने दोस्तों किया भी, चाहे ताली और थाली रहा हो, चाहे मोमबत्ती रहा हो। तो इस तरह देश के शासनाध्यक्ष का अगर आप सम्मान करते हैं तो पता चलता है कि हम बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी हरा सकते हैं। कोरोना आपदा से लड़ने में प्रधानमंत्री मोदी को प्रोएक्टिव रणनीति की प्रशंसा भी हो रही है, लेकिन इस रणनीति की सफलता में उन लोक उपक्रमों और सरकारी संस्थाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई जिनकी छवि जनमानस में बहुत अच्छी नहीं थी। पुलिसकर्मी, प्रशासनिक तबका, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी के व्यवहार और कर्तव्य परायणता पर बहुत प्रश्न चिन्ह थे जो स्वतंत्रता के बाद से ही लगे हुए थे। आपको चीज़ बता दें, जो आज की स्थिति है, जो आज सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस के लोगों के बारे में जो नज़रिया है हमारे समाज का, हमारे देश का, वो चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। याद रखिएगा, जब आप किसी दूसरों के लिए कुछ करेंगे, उनका मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, अपनी जान की बाजी लगाएंगे ना, तो ये जो देश है, ये जो जनता है ना, आपको सर पे बैठा लेगी, ताज के भांति रखेगी। यदि कोई आपका उपेक्षा करेगा तो दुनिया से लड़ जाएगी। आज ही आप देख सकते हैं जिस तरह से कुछ मूर्खों के द्वारा, कुछ मंदबुद्धियों के द्वारा इन लोगों के ऊपर, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला भी किया, कुछ लोगों ने हाथ काटा, किसी ने थूका। तो उसके बाद आपने देश की प्रतिक्रिया देखी होगी। देश के कोने कोने से लोग इनके बचाव में, इनके समर्थन में किस तरह से आग बबूला हो गए थे कि नहीं, इनको अगर किसी ने कुछ कहा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ें अगर ऐसे ही बनी रहे ना दोस्तों, हमारा देश जल्द ही सारी ताकतों को पीछे छोड़ देगा जो लोग आज अपने आप को महाशक्ति बनकर बैठे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों यही वो अधिकारी हैं, वही आला अफसर हैं जिनकी मदद से एक गरीब व्यक्ति को न्याय मिलेगा, जो योजनाएं होंगी सही व्यक्ति को दी जाएंगी और लोगों का पुलिस के ऊपर भरोसा रहेगा, तो किसी प्रकार के दंगे, किसी प्रकार के अराजकतावादी नहीं आएंगे। क्योंकि पता है आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परिवार हैं जो पुलिस की शरण में नहीं जाना चाहते। क्योंकि जो पीड़ित परिवार होता है, पुलिस वाले पहले क्या करते थे, उसे ही प्रताड़ित करते थे, इसलिए वो कुछ अनैतिक कार्य कर बैठता था। ठीक है, 1990 के दशक में जब प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की बयार से देश को लाइसेंस, परमिट, कोटा राज से बाहर निकालने की पहल की और भारत को विश्व के बाजार के रूप में खोल दिया, तो देश में लोक उपक्रमों और सरकारी संस्थाओं के पतन का युग भी तेजी से शुरू हुआ। यह पतन सबसे पहले सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों में दिखा, क्योंकि उसी समय अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण भी लागू किया गया। अतः अनेक लोगों में यह भाव भी आया कि आरक्षण की आड़ में सरकारी संस्थाओं में सरकार अयोग्यता को बढ़ावा दे रही है। इसका प्रमाण भी देखने को मिला जब जिलों के सरकारी अस्पताल और राजकीय विद्यालय जनता की अंतिम पसंद होने लगे। इसका एक कारण यह भी था कि निजी क्षेत्र में सुविधा संपन्न महंगे स्कूल और अस्पताल खुल गए और अपनी आर्थिक स्थिति में आई बेहतरी से मध्यम वर्ग उनकी ओर आकृष्ट हो चला। लेकिन लोक उपक्रमों और सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और प्रदूषित कार्य संस्कृति के कारण जनता में उनकी छवि गिरती गई।
इसी परिप्रेक्ष्य में निजीकरण के चलते अनेक महत्वपूर्ण लोक उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई। जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस समता मूलक समाज की स्थापना का स्वप्न देखा, उसे कांग्रेस की ही सरकार ने 1990 के दशक में समाप्त कर दिया। 1991-92 लगभग 32 लोक उपक्रमों में विनिवेश से सरकार ने 3032 करोड़ रुपये अर्जित किए और बैंकों को आदेश दिया कि गरीबों को राष्ट्रीय कर्ज उपलब्ध कराएं। आपको पता होगा, राजीव गांधी ने एक बार कहा था, यदि हम भारत के किसी गरीब और दयनीय और मतलब जो व्यक्ति उस योजना का हकदार हो, यदि हम उसे 100 रुपया अगर भेजना चाहें तो उसे 25 रुपया मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में इस स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। ठीक है। उसके बाद रसूख वालों ने बैंक से खूब ऋण लिया और उसे न लौटाकर बैंकों का एनपीए बढ़ाया। आज यह प्रवृत्ति संक्रामक रोग की तरफ फैल चुकी है। यदि आप 5 लाख अगर रुपये अगर आप बैंक से लोन ले लें तो 4 लोग बाइक से आएंगे, आपको उठा ले जाएंगे, आपकी गाड़ी उठा ले जाएंगे। ठीक है। तमाम तरह के जो एसेट्स है, चाहे कमर्शियल लैंड हो, जो आप मॉर्गेज रखेंगे उसे हथिया लेंगे। पर दोस्तों, जब एक व्यक्ति 20,000 करोड़ 7,000 करोड़ रुपए लेके भागता है तो मुझे समझ में नहीं आता है इस सार्वजनिक बातों को कैसे कोई दबा कैसे देता है। मतलब किस आधार पर इतना जो है उसे लोन मुहैया करा देता है। सोचिए, ये भ्रष्टाचार ही तो है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ कैसे बढ़ जाता है। एनपीए के खराब स्तर के कारण फिर बैंकों की जो ज़िंदगी खराब हो जाती है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए दोस्तों ये होता है कि जब कोई बैंक किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को ऋण देती है तो उसके बदले में जो उसे रिकवरी चाहिए होती है, एक्चुअल में जब वो नहीं मिल पाता तो उसकी दयनीय स्थिति खराब होने लगती है, जिस वजह से बैंकें बंद भी हो जाती हैं। जो विशेषतर अभी आप देखे होंगे, कई बैंकों का विलय हो गया, कई बैंकें बंद हो गई। चूँकि राजनीतिक दलों में स्पर्धा रहती है कि कौन कितना कर्ज माफ़ करवाता है, इसलिए लाभार्थियों में यह गलत संदेश ज़्यादा कि कर्ज लो और उसे चुकाओ मत, क्योंकि बाद में सरकारें उसे माफ़ कर ही देंगी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घाटे का बजट एक फैशन हो गया है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी और मुट्ठी भर टैक्स देने वालों पर टैक्स का पहाड़ टूट पड़ा। जाहिर है, लोगों में टैक्स चोरी की प्रवृत्ति बढ़ी। आर्थिक संकट के चलते विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारी उदारीकरण और निजीकरण का दबाव बनाया। परिणाम सामने है। 1990 के बाद प्रत्येक सरकार ने सरकारी तंत्र को छोटा करने, लोक उपक्रमों का विनिवेश करने और न्यूनतम सरकार अधिनियम शासन के फार्मूले पर चलना शुरू किया। उनका मानना था कि इससे सरकारी तंत्र छोटा होगा, पुराने कानून खत्म होंगे, तकनीकी के प्रयोग से कम लोगों से अधिकतम काम लिया जाएगा, कम त्वरित गति से पारदर्शिता से होगा और उसका लाभ जनता को मिलेगा। यह सोच भी उभरी कि सरकार व्यापारिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में हाथ समेटेगी और केवल शुद्ध शासकीय कार्यों, कानूनों, नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने, न्याय दिलाने पर ही केंद्रित करेगी। ऐसे ही नहीं, तमाम सरकारी सेक्टर में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी रोडवेज थी, परिवहन की बसें थीं, उनमें विनिवेश को छोड़ दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ये जो आला अफसर है ना, हर साल वित्त वर्ष में बजट उनके लिए निकाला जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए, परिवहन के लिए, पर उस बजट का कितना अंश उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है। यदि लगाया जाता तो इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर ना होती, इस तरह की बसें ना होती, कबाड़ा ना होती। इसलिए सरकार इस चीज़ को मान बैठी थी कि जब तक हम किसी निजी संस्था के हाथों में ये जिम्मेदारी नहीं देंगे तब तक वो पूरा नहीं होने वाला है। ठीक है। क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं सरकारी जितने भी कार्य काज है, काम काज है, उसमें किस तरह से लोग चोरी करते हैं। ठीक है। एक तो काम भी नहीं करते, ऊपर से जितने भी उपकरण रहेंगे घूस लेंगे, चोरी करेंगे, आप देख सकते हैं। तो ये जब तक चीज़ें रहेंगी नहीं तब तक जो हमारे देश की जनता आप पे भरोसा नहीं करेगी। तो जो स्थिति इस समय सामान्य चल रही है सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी को लेकर, अगर यही स्थिति अगर आप बनाए रखें ना तो आप दुनिया जो है कि भगवान को भूल जाएगी, आप लोगों को वो प्राथमिकता देगी जो भगवान को देती थी। क्योंकि आप लोग इस दुविधा भरी घड़ी में भी अपने जान की बाजी लगाकर हम लोगों को, देश को बचा रहे हैं। इससे धीरे धीरे सरकारी तंत्र लोक उपक्रमों का स्थान देशी और विदेशी निजी प्रतिष्ठान लेंगे। लेकिन कोरोना जनित संकट से स्पष्ट हो गया कि कोई भी सरकार अपने अभिकरणों पर पूरी तरह भरोसा कर सकती है।
निजी संस्थाएं सरकार के उत्तरदायित्व का वहन नहीं कर सकती, वे सीमित सहयोग भी दे सकती हैं। संकट के समय जनता को केवल सरकार ही दिखाई देती है। आज आप बता दें, आपको तमाम हॉस्पिटल खोले जा रहे थे, तमाम तरह की चीज़ें बनाई जा रही थी, और सरकारी चीज़ों में भी कुछ जगह पे प्राइवेट लोगों ने हथिया लिया था, वहाँ पे भी इन्वेस्ट करके, मतलब इन्वेस्टमेंट करके तमाम चीज़ें खड़ी कर रहे थे। उसके बाद एक तरह से उनका अधिकार हो रहा था। तो आज मुझे लगता है कि दोस्तों इतना भी छूट नहीं देना चाहिए। जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें किसी प्रकार से अब हमें ज़रूरत है अपने आला अफसरों को सुधारने की, वो करप्शन ना करें, उन्हें उस तमाम तरह की सेवाएँ दी जाएँ, रियायतें दी जाएँ। क्योंकि आप देख सकते हैं जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट कोई भी संस्था हो, जो आज हमें ज़रूरत है वो आपकी कोई मदद नहीं करेगी। मतलब इक्के दुक्के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या फिर इस तरह के कोई निजी संस्थान, वही आपकी मदद करेंगे। नहीं तो आप देख सकते हैं सारे लोग किस पे आश्रित हैं, सरकार के सरकारी प्रतिष्ठानों पर, सरकारी संस्थाओं पे। लोगों को भरोसा है, लोगों को डर है कि प्राइवेट में जाएंगे तो किडनी ना निकाले, आंखें ना निकाले, या फिर कोई इंजेक्शन ही दे देना कि कोरोना से तो नहीं मरेगा, पहले तो यही मर जाएगा। तो ये जो डर है लोगों के अंदर, मैं कई लोगों से पूछा था, लोग कह रहे हैं इसलिए लोग भाग रहे हैं ना, जिसको कोरोना भी है, संक्रमित है, वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि सरकार जो है कि इंजेक्शन दे के मार रही है। तो ये जो डर है, ये जो अफवाह कैसे फैली है बताइए। और आप देख सकते हैं कई जगहों पे जो दुत्कार के साथ संक्रमित मरीजों को खिलाया जा रहा है खाना, आगरा में आप देख सकते हैं। मतलब वैसे तो जानवरों को नहीं खिलाया जाता। और एक तरफ आप देख लीजिए जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे देख लीजिए। तो मैं मानता हूँ कि दोस्तों बिजनेसमैन, पूरी दुनिया तबाह भी होगी ना तो बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है। बहुत कम ही लोग हैं जो टाटा टाटा ग्रुप की बराबरी कर लें, या फिर अक्षय कुमार जैसे लोग हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे। तो ये जो है ना, इसमें कहने का मतलब ये है, ये जो अभी हम कुछ लाइन यहाँ पे पढ़े हैं, निजी संस्थान पे आजकल किसी को भरोसा नहीं है। सारे लोगों को जो भरोसा हो सरकार के संस्थाओं पे, सरकार की नीतियों पे भरोसा है, क्योंकि उन्हें पता है हमारे देश की जो सरकार है हमें बचाने की कोशिश कर रही है, और वहीं प्राइवेट लोग हैं जो लूटने की कोशिश कर रहे हैं। निजी संस्थाएं सरकार के उत्तरदायित्व का वहन नहीं कर सकती, वे सीमित सहयोग ही दे सकती हैं। संकट के समय जनता को केवल सरकार ही दिखाई देती है। कोरोना आपदा से निपटने में प्रत्येक राज्य में कोरोना वीरों ने जिस प्रकार लोगों की मदद और सेवा की, उसका आभार शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद ऐसे संकट में सबसे ज़्यादा मार गरीबों पर पड़ती है। विभिन्न गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं की प्रशंसनीय भूमिका के बावजूद जिम्मेदारी तो सरकार के ही हिस्से में आती है, और उसके लिए सरकार को अपने लोग, अपने कर्मचारी चाहिए। यदि सरकारी अमला ही सिमट जाएगा तो स्थानीय स्तर पर प्रशासन आपदा से लड़ेगा कैसे। वैसे तो लोक प्रशासन के कार्यों में सदैव निजी क्षेत्र की भागीदारी रही है, लेकिन कोरोना के बाद इस पर नए सिरे से विचार करना होगा कि आखिर न्यूनतम सरकार की लक्ष्मण रेखा क्या है। कोरोना सरीखी आपदा से निपटने में हम चीन जैसे अधिनायकवादी तरीके नहीं अपना सकते, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि से सबक ले सकते हैं। जहाँ सरकारी तंत्र अपने न्यून स्वरूप में हैं, क्या दुर्दशा हुई वहाँ जनता की, क्या लोक प्रशासन और लोक उपक्रमों का विदेशी मॉडल भारत के हित में होगा। आज सरकारी कर्मचारियों के लिए अवसर है कि कोरोना प्रबंधन से उपजी जन सहानुभूति में वे अपनी जन विरोधी, भ्रष्ट और औपनिवेशिक प्रतिछाया वाली छवि से निजात पाकर दक्ष, प्रभावशाली, श्रेष्ठ कार्य संस्कृति और जन मित्र की छवि अर्जित कर सकें। यह सरकारों के लिए भी अवसर है कि वे नौकरशाही में परिवर्तन कर उसे जन मित्रशाही का स्वरूप प्रदान करें। आज कोरोना आपदा को अवसर में बदलने और गुणवत्तापूर्ण बेहतर शासन हेतु लोक प्रशासन, लोक उपक्रमों और सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को नई संजीवनी देने की ज़रूरत है। तो आप इस लेख का उद्देश्य समझ गए होंगे कि तमाम तरह के वो बनाए गए हैं ना, वॉलंटियर संस्था बनाए गए हैं, पर आज आपको पता है जो सहयोग दे रहे हैं वो बजरंग दल या फिर आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं। ये तमाम तरह के जो बनाए थे कि हम ऐसी आपदा कभी आएगी भारत में तो हम स्वेच्छा से अपने लोगों को भेजेंगे। आज देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है। कम से कम लाखों ऐसे संगठन बनाए गए हैं, ठीक है, वॉलंटियर का, पर आज कौन मदद कर रहा है, कौन सहयोग, आप देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों सरकारी संस्थाओं पे भरोसा करिए, क्योंकि उनका उद्देश्य
अलग है। ठीक है। पहला जो उनका उद्देश्य है वो देश की सेवा करना होता है, देश के नागरिकों को सही दिशा और सही व्यक्ति को योजना पहुंचाना होता है। और निजी संस्थानों का ये नहीं होता। निजी संस्थाओं का पहले अपना गोल होता है, अपना पैसा होता है, अपना प्रेस्टीज होता है। पाल घर में साधुओं की हत्या का सच, इस चीज़ को आप अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा। आप भी अपने विचार जाके कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। इस पर किसी प्रकार की अगर प्रतिक्रिया हो, जो आपको लगता है मुझे कुछ कहना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ से गलत हो रही हैं, आप ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि इसको लेकर जिस तरह से राजनीति हुई और तमाम जो खाड़ी देश हैं इसके बचाव में कहें तो मुसलमानों के बचाव में आकर खड़े हो गए, तो इससे कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है वो ख़राब हो गई। और ये ख़राब किसके द्वारा की गई है दोस्तों? कुछ पत्रकारों के द्वारा। जब आपको पता है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम मतलब भारत को धर्म के आधार पर कुछ लोग हैं जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। सबसे जो पहली प्राथमिकता होना चाहिए, पहला विषय जो होना चाहिए, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो होना चाहिए इंसानियत, मानवता। सबसे बड़ा धर्म यही है, मानवता। एक प्यासे को पानी पिलाना, एक भूखे को भोजन खिलाना, ये होता है धर्म। ये क्या धर्म, बस चल दिए, ना कोई उद्देश्य ना कुछ। मेरे नज़र में भले कोई इंसान अगर वो ईश्वर को नहीं मानता, पर ऐसे लाचार बेबस लोगों को, जिन लोगों को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है, तो वो सबसे बड़ा आदमी है। वो भगवान से भी ऊंचा है मेरी नज़रों में। अब चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा, महाराष्ट्र के पाल घर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की निर्मम हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, एक कलवृक्ष महाराज जी थे और दूसरे सुशील जी महाराज थे। और ये जो आपका पालघर पड़ता है ना, ये गुजरात और महाराष्ट्र का समझ लीजिए बॉर्डर है। उसी के अगल बगल में धानु उनु भी है आपका। भारत के जीवन दर्शन में साधु भाव का विशेष महत्व है। यहाँ पुलिस की उपस्थिति में भीड़ द्वारा साधुओं की हत्या होना समय के साथ आए सामाजिक पतन का भी सूचक है। इस घटना के कई चिंताजनक पहलू सामने आए हैं। उग्र भीड़ द्वारा साधुओं को अपने कब्जे में लेने के बावजूद करीब 4 घंटे तक वन विभाग की चौकी पर पर्याप्त पुलिस बल नहीं बुलाया गया, रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब किया गया और जघन्य अपराध पर अपमान की कलई चढ़ाते हुए शुरुआत में घटना को 3 चोरों की भीड़ द्वारा हत्या के रूप में प्रसारित किया गया। जिन लोगों ने वीडियो क्लिप देखा होगा, इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं किस तरह से एक पुलिस के द्वारा उसे बाहर लाया जाता है। उसके बाद उस उग्र भीड़ जनता के द्वारा जो पूरी तरह से मॉब लिंचिंग कार्य करने के लिए उत्सुक थी, उसके बीच में ढकेल दिया। तो कुछ पुलिस वाले ने पुलिस वालों को शर्मसार कर देते हैं। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के नाम से लोग खुश हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोग फूल माला बरसा रहे हैं, कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं जो अपने ही लोगों को, अपने समाज को ही गंदा कर रहे हैं। उसके बाद है ये देखिए है, कुछ समय बाद खबरें आने लगी कि यहाँ की आदिवासी पहले तो सरकारी कर्मचारियों की क्षेत्र में आवाजाही के विरुद्ध रहे हैं। साधुओं की हत्या के बाद मामूली सी प्रतीत होती लेकिन गंभीर आयामों वाली यह खबर भी सामने आई कि क्षेत्र के अधिकांश आदिवासी धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके हैं और वे बाहरी लोगों को गांव के भीतर हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। कुछ लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं दोस्तों कि जो जनजाति हैं उसे पूरी तरह से लोगों ने ईसाई बना दिया है, और वो लोग कहते हैं कि बाहरी लोगों का हमारे यहाँ प्रवेश वर्जित है। एक खबर यह भी आई कि काश्तकारों के नाम पर बने एक ईसाई एनजीओ ने आरोपियों की कानूनी लड़ाई का बीड़ा उठाया है। नक्सलियों की चिर परिचित शैली में इस संगठन द्वारा सरकारी अमले को आदिवासी वर्ग का शत्रु बताया जाता है। यह आदिवासी में हिंदू धर्म के प्रति घृणा भरने और हिंदू धर्म की मुख्य धारा से जोड़ने के हिंदू संगठनों के प्रयास को जातीय संघार की संज्ञा देता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये जो नक्सल हैं उनके कदमों पे चल रहे हैं। ये देश के कुछ ऐसे लोग भी हैं समाज में जो ये लोग उनको नापसंद करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक एनजीओ की मदद से इन्हें कट्टर बनाया जा रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ रहो, हिंदू सही नहीं है। वह क्षेत्र में काम कर रहे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के प्रति देश भाव उत्पन्न करने के साथ ही आदिवासी को हिंदुओं से न सिर्फ अलग बताया है बल्कि उन्हें वर्ग लाने के लिए दुष्प्रचार भी करता है कि हिंदू तो उन्हें असुरों का वंशज मानते हैं। इस संगठन के समर्थकों पर क्षेत्र में महानुभव पंथ नामक वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा हमलों के आरोप हैं।
तुलसी की माला पहनने वाले इस पंथ के अनुयायी उनके निशाने पर इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण का विरोध किया। तथ्य यह भी है कि इस संगठन के माकपा से गठजोड़ ने पालघर जिले के दहाड़ू विधानसभा क्षेत्र में मार्क्सवादी को मजबूती प्रदान की है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में यहाँ 2 बार मार्क्सवादी उम्मीदवारों को सफलता मिली है। वर्तमान में भी मार्क्सवादी विनोद निकोल ये दहाड़ू से विधायक हैं। दहाड़ू से इस गठजोड़ के साथ धर्मांतरण माफिया के प्रभाव ने ही इस क्षेत्र में अराजकता, राज्य विद्रोह और धर्मानुवाद की वह स्थिति पैदा की जिसके चलते साधु करता है। सोचिए, एक धर्म के दूसरे धर्म को खिलाफ किस प्रकार से किया जा सकता है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो लोग जंगलों में ज़्यादातर निवास करते हैं, उन्हें कुछ संस्थाओं, कुछ धार्मिक लोगों के द्वारा किस तरह से अधर्मी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो बेहद ही खतरनाक है समाज के लिए। मतलब ऐसी मानसिकता, ऐसी विचारधारा आप दूसरे के विचारों में कैसे घोल सकते हैं कि ये आपके पतन की इच्छा रखते हैं, या आपको असुर समझते हैं, या आपको इंसान नहीं समझते हैं। सोचिए, यह भी विचारणीय है कि 12 वर्ष पूर्व ओडिशा के कंधमाल में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या भी नक्सल धर्मांतरण माफिया गठजोड़ की ओर से की गई थी। इस गठजोड़ के षड्यंत्रकारी प्रयासों का सबसे चिंताजनक पहलू भोले भाले आदिवासियों के मन में अराजकता और भारतीय संघ एवं शासकीय व्यवस्था के प्रति दुर्भावना बनना है। शासन एवं सरकारी कर्मचारियों को गांव की सीमाओं से दूर रखने का जो प्रयास पालघर के गढ़कंचिंचले में देखने को मिला है वह नया नहीं है, बल्कि उस उपक्रम गुजरात से लेकर ओडिशा तक आदिवासी बहुत इलाके में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यूँ तो नक्सलियों ने शुरू से ही हिंसा के दम पर सुरक्षा बलों के शासकीय तंत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र से दूर रखने का प्रयास किया, पर पिछले कुछ समय में वन्य कानूनों और ग्राम सभा अधिकारियों के नाम पर यह मुहिम जल, जंगल और जमीन की आड़ में भी चल पड़ी है। झारखंड के खूंटी, गुमला, चाईबास, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम, छत्तीसगढ़ के जसपुर, मध्य प्रदेश के डिंडोरी और उड़ीसा के सुंदरगढ़ में यह और भी विशिष्टता के साथ पत्थलगड़ी आंदोलन का रूप ले चुकी है। पत्थलगड़ी आदिवासियों की सदियों पुरानी वह परंपरा है जिसमें गांव के बाहर एक शिलालेख पर रिहायश की आबादी, गांव का इतिहास और जनजाति के नियम आदि का उल्लेख करता था। आज उस पत्थलगाड़ी को विकृत रूप देकर गांव के बाहर एक बड़ा पत्थर लगा गांव को स्वायत्त घोषित किया जा रहा है। पंचायत एक्ट 1996, फॉरेस्ट एक्ट 2006, संविधान के अनुच्छेद 244 एवं 1905 और SC एक्ट 1989 की मनगढ़ंत व्याख्या कर आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है और ग्राम सभाएं स्वायत्त गणराज्य हैं। पत्थलगड़ी आंदोलन का नारा है लोकसभा न राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। नियमों के उल्लंघन पर अर्थदंड का प्रावधान है। इन गांवों में केंद्र और राज्य के कानून नहीं चलते और आपराधिक मामलों का निस्तारण जनता द्वारा अदालत द्वारा किया जाता है। आदिवासियों को राशन कार्ड, आधार एवं अन्य सरकारी प्रमाण पत्रों को रखने की मनाही है। इसका विरोध करने पर इसी साल जनवरी में एक सरपंच समेत 7 आदिवासियों की पश्चिम सिंहभूम में हत्या कर दी गई। आरोप है कि खूंटी गैंग रेप और भाजपा सांसद करिया मुंडा के घर पर हुआ हमला भी पत्थलगड़ी आंदोलनकारियों ने सबक सिखाने के उद्देश्य किया। यहाँ मिशनरियों का माओवादियों का समर्थन जग जाहिर है। पालघर कांड के राष्ट्रव्यापी आयाम और धर्मांतरण करने वाले संगठन के स्थानीय प्रभाव को देखते हुए राज्य CID जांच कितनी ही निष्पक्ष, सही पर समग्र नहीं हो सकेगी। न्याय हुआ भी तो सजा केवल उन आदिवासियों को मिलेगी जो राष्ट्रव्यापी षड्यंत्र में प्यादे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। या स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या की तरह इन हत्याओं को भी साधारण अपराध मानकर जाने दिया गया तो यह भारी भूल हो जाएगी। तो इस पे पूरा जो इसकी कलई थी पूरी खुल गई है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और इस पे आप अपने लोगों से विचार विमर्श करिएगा, ये कितना करेक्ट है, क्या सही है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।